2013 कैसा होगा और इस 2013 का इलेक्शन कैसा होगा। हम आपके सामने पाकिस्तान के तमाम हलकों और इलाकों से मुख्तलिफ उम्मीदवारान और उनकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से ये प्रोग्राम पेश करते रहेंगे इलेक्शन तक। आज हम जिस इलाके के बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे वो बहुत अहम है। ये हल्का 2 बल्कि 3 वज़राए आज़म की नागहानी मौत का गवाह भी है। इस हल्के के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत कोहना मश्क सहाफ़ी मौजूद हैं जिनकी उम्रें गुजरी हैं इस मामले के अंदर। बहुत से दानिश्वर मौजूद हैं और ये दानिश्वर बार बार मुख्तलिफ हल्कों के बारे में गुफ्तगू करते रहेंगे। मैं उनका तारफ़ कराए चलता हूँ। जनाब सईद काजी साहब सहाफ़त के मैदान के शनावर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया नज़ीर साहिबा। ये बहुत सारे जिसे कहते हैं ना ऑकल्ट साइंसेस पुरस्कार उलूम की माहिर हैं। इनसे भी पूछेंगे कि इलेक्शन में क्या कहते हैं सितारे और क्या कहते हैं उनके पैरोकार। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हमारे स्टूडियो से इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी बहुत मशहूर सहाफ़ी, आप BBC पे उनके मज़ामीन भी पढ़ते रहे हैं, उसके साथ उनको TV में देखते रहे हैं। जनाब आमिर मतीन साहब हैं और उनके साथ एक और बड़ा नाम एजाज़ मेहर साहब और टेलीफोन लाइन पर रसूल बख्श रईस साहब जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इस वक्त एक बहुत बड़े तालीमी अदारे में पढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, इस हल्के के बारे में एक रिपोर्ट दुनिया TV ने तैयार की है। आइए पहले उसको मुलाजा करते हैं। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 2 जबकि जिला रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 14 नशिस्तें शामिल हैं। 2002 के इंतखाबात में इस्लामाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एक नशिस्त जीती थी। 2008 के इंतखाबात में दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जीती। साल 2002 में इस्लामाबाद के दोनों हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,83,000 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,11,000 थी जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,82,000 थी। डाले गए वोटों की शरह का तनासुब 51.2% था। साल 2008 में इस्लामाबाद के हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,82,000 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,61,000 थी जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,21,000 थी। डाले गए वोटों की शरह का तनासुब 50% रहा। 2002 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 जबकि मुस्लिम लीग नून ने 1 सीट जीती जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की। 2008 के इंतखाबात में यहाँ से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती जबकि 1 सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ कामयाब रहे। 2002 में रावलपिंडी की 7 नशिस्तों पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,53,000 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 10,29,000 थी जबकि रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 6,81,000 थी। डाले गए वोटों का तनासुब 43% रहा। 2008 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 26,43,000 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 14,48,000 और खवातीन वोटर्स की तादाद 11,50,000 थी। डाले गए वोटों का शरह तनासुब 45.95 रहा। ये थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हलकों की सूरत हाल। और अब वापस चलते हैं और मकबूल जान साहब की तरफ। सईद काजी साहब, आप इस हल्के में बहुत घूमे फिरे और उसके बाद आपने बड़ी तफसीली रिपोर्ट मरतब की। ज़रा सा ये बता दीजिएगा कि इस हल्के में ज़ाहिर बात है एक ज़माने में 70 में ये पीपल्स पार्टी का हल्का था। खुर्शीद मीर जैसे लोग, ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं था, भुट्टो साहब के ज़माने में वो जीते। फिर उसके बाद हुआ ये कि 77 के बाद ऐसे वजह से वो टर्न हो जाता है, बिल्कुल उलट गया। और फिर उसके बाद यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा हाफिज़ कहती हुई नून लीग का। अब इस वक्त जो खुसूसन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ये 2 ऐसे जगह हैं कि जो ट्रेंड सेट करेंगी बाकी पेरिफेरी का, इसमें क्या ट्रेंड जा रहा है? अच्छा, मैं घूमा भी हूँ और मैंने जो देखा है कि ये जो इलेक्शन है, अगर 2008 की हम ज़िमनन बात करें तो 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर, उसकी ताकत थी। इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये माइक्रो मैनेजमेंट का इलेक्शन होगा,
ये इलेक्शन डे वाले दिन डिसाइड होगा। जैसे हम कहते थे कोई रॉ चल, मतलब पीटीआई की हमें एक था कि शायद वो कुछ करे, मगर मुझे उसका वो लहर वो नज़र नहीं आती। अब जिस तरह से हमारे तमाम बड़े लीडरान कह रहे हैं जी इलेक्टेबल ढूंढो, जरदारी साहब भी इलेक्टेबल ढूंढ रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि भाई ये इलेक्टेबल का इलेक्शन होगा। तो वो तजब्जुब जो है वो इसलिए कि एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 5 साल मुकम्मल कर दिए, मगर डायलेक्टिकली स्पीकिंग इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया, लिहाजा ये इलेक्शन होगा इलेक्शन वाले दिन। और अगर वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो शर्त लगा रखी है, अगर उस पर उन्होंने अमल करवा लिया कि तमाम वोट डालने वाले खुद जाएंगे और उनको वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिले, मेरे ख्याल में लो टर्न आउट का ये इलेक्शन होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट का होगा। मैं जो लेकिन सईद गाजी साहब एक चीज़ जो कि बड़ी अजीबोगरीब पिछले दिनों से सामने आती जा रही है कि यूथ के अंदर जो यूथ जिसको हम कहते हैं उसके कहते हैं एंथुसियाज्म बड़ा आ रहा है। मतलब पिछले मैं लम्स की बात करता हूँ कि लम्स में तमाम यूथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में गई है, उन्होंने कहा है कि जी हमें इलेक्शन हमारे जो इम्तहानात हैं वो आगे करते हैं, हम वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने आगे कर दिए हैं। इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ये सूरत हाल है। मसला ज़रा ये है कि ये जो ट्रेंड बन रहा है ये किसके फेवर में जाएगा? देखिए ये जो लोग हैं, ये 2-3 करोड़ यूथ की आप बात करें जिनकी एक्सेस है इंटरनेट पे, इंटरनेट के 25-30 लाख 40 लाख कनेक्शन है, अगर 5-10 लोग, असल में वो डिसकनेक्ट है। ये 65% यूथ की आप बात करते हैं, ना उस तक मीडिया जा रहा है, ना उस तक आपका तालीमी इदारा पहुंच रहा है। वो क्या सोच रहा है, उसने मुझे यूं लगता है जैसे दुज़दीदा नज़रों से एक दफ़ा इमरान खान की तरफ देखा और फिर शायद किसी और नहीं। देखिए मेरा तजिया बुनियाद पर यह है कि पंजाब का कोई गांव ऐसा नहीं है जो कस्बा ना बन चुका, और कोई कस्बा ऐसा नहीं है जिसके अंदर केबल के तहत टीवी और नेटवर्क की सारी चीज़ें ना पहुंच चुकी हों। आप ये बताइएगा कि ये जो पिंडी और इस्लामाबाद के जो इलाके हैं, इस इलाके को ज़ाहिर बात है आपने बड़ी तफसील से देखा है और आप लिखते भी रहे इसके ऊपर, इसमें जो है दिन ब दिन, क्योंकि हर रोज़ चीज़ बदल रही है, तो ये क्या कैफियत है इस वक्त जो आप उसको एनालाइज करेंगे? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पंजाब में खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में बहस रहती है, उसी में आपको पिंडी को और इस्लामाबाद को देखना पड़ेगा। जनरली इस दफा बड़ा अनप्रडिक्टेबल, जिस तरह आपने भी कहा कि ये आखिरी दिन तक ये देखना होगा बिटवीन नाउ एंड देन अब और इलेक्शन के दरमियान में क्या होता है। और पिंडी के स्पेसिफिक मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो खासतौर पे पिंडी शहर की जो आप लियाकत बाग की जिक्र कर रहे थे, 2 सीटें जो हैं, एक 55 और एक 56, वहाँ पे थोड़ी सी PMLN का एक ड्रॉबैक चल रहा है कि इनका अंदरूनी खलफशार थोड़ा सा चल रहा है कि शेख रशीद साहब की मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत बुरी हालात थे, मगर अभी थोड़ा सा क्योंकि उनके मुखालिफ में जो बासी साहब हैं, हनीफ बासी, उनका एक एफेड्रीन केस चल रहा है। फिर जो है 7 बड़े हल्के में इमरान खान साहब के मुकाबले में ये इशू रहा कि जी शकील अवान साहब के सामने में सरदार नसीम साहब जो थे वो चाह रहे थे आते, और वो नाराज़ हो गए थे जब उनको सीट नहीं मिली, तो आखिरी दिन में चौधरी निसार ने उनको मनाया। तो एक चौधरी निसार का कैंप, एक नवाज शरीफ साहब का कैंप, तो ये PMLN का थोड़ा सा खलफशार पिंडी शहर में चल रहा है और PTI यहाँ उभर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट्स अ टफ फाइट, वेरी अनप्रडिक्टेबल, और ये टुवर्ड्स द एंड जाके शायद बताया जा सके कि कौन जीत रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जाना चाहूँगा एजाज मेहर साहब के पास। एजाज मेहर साहब, 11 सीटें दी थी उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट बनाई थी पीपल्स पार्टी को 1970 के इलेक्शन में, और तमाम तबसरे जो थे वो कहते कि इलेक्टेबल तो किसी और के पास हैं और अंडर करंट्स को कोई नहीं पहचान सका था। क्या आप समझते ये हैं कि इस वक्त भी अंडर करंट्स जो हैं वो 12 मई को पता चलेंगे लोगों को, या कुछ देर पहले ही लोगों को पता चल जाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है? देखें, इसमें जो भी अभी तक कंपेनिंग हुई है वो लिमिटेड लेवल पे कंपेन है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोग इतने बड़े जलसे और वो गहमा गहमी जो एक रवायती इलेक्शन में हमें देखने में आती है वो नहीं है। कहा कुछ भी नहीं जा सकता वसूख के साथ कि कौन किस हल्के से किस तरह कामयाब हो सकता है। शेख रशीद साहब एक बहुत ही पॉपुलर रहे हैं अपने इलाके में, इस दफ़ा इमरान खान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी थोड़ा सा उधर कोई इतना माठा है, तो वो एक फिनोमेना अपनी जगह पे है। इमरान खान का चांस लग रहा है कि वो जो 56 वाली सीट है हनीफ अब्बासी के साथ उनका, वहाँ से उनका चांस भी बन रहा है। इस्लामाबाद के जो 2 हल्के हैं उसमें जो 49 वाली देही इलाके की सीट है उस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है उनको थोड़ा सा जो एडवांटेज जो लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, बरादरी की बहुत इधर अमल दखल है इस सीट के अंदर। और जो 48
48 वाली सीट है, उधर मियां असलम की एक्टिविटी इस दफ़ा बहुत नज़र आ रही है। वहाँ जावेद हाशमी भी हैं मुस्लिम अपना तहरीक इंसाफ के, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो है इस दफ़ा शायद इतना वो एडवांटेज न मिल पाए 48 वाले उस पर, चूँकि एक एलिमेंट इसमें जो पीपल्स पार्टी को फेवर कर सकता है पिंडी या इधर, वो ये है कि हमेशा जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट होता था वो इकट्ठा हो जाता था। इस दफ़ा जो है वो जा रहा है अलग डिवाइड होके, यानी पीटीआई का नया वोटर आए या वो वोट काटेगा तो वो भी मियां साहब का या राइट विंग का वो वोट जाएगा उधर। इसी तरह जमात इस्लामी भी है, तो इस तरह की ट्रायंगुलर फाइट में कहीं कोई किसी हल्के में पीपल्स पार्टी का एक भला हो सकता है। एक फिक्रा मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं वाइल एग्रीइंग विद हिम, एक इसकी जिस तज़ब्ज़ुब की एक बड़ी बुनियादी वजह भी है। अगर ये तमाम बड़ी पार्टी आपस में अपना मंशूर बदल लें तो मेरे ख्याल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कोई इशू कवर बदल लें, उस पर आप किसी का भी नाम दें, तो इसलिए बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जमात इस्लामी से लेके पीपल्स पार्टी तक बुनियादी जो मंशूर है न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स पे सबका इत्तेफाक है। नाज़रीन, हमें जाना है इस वक्त ब्रेक पर, और जो सिचुएशन और जो गुफ्तगू इन्होंने की सईद काई साहब ने, यही सवाल मैं रखना चाहूंगा बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट रसूल बख्श रईस साहब से। नाज़रीन, आपके इंतजार का शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर रसूल बख्श रईस साहब। रसूल बख्श रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रसूल बख्श रईस साहब, हम गुफ्तगू यहाँ कर रहे थे कि इस वक्त तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने जो मंशूर लोगों के सामने रख के दिया है, उनमें अगर उनके ऊपर के कवर उतार दिए जाएं तो एक पार्टी का कवर दूसरी पार्टी पे लगा दिया जाए, तो दूसरी का तीसरी पार्टी पे लगा दिया जाए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के इस वक्त के चैलेंजेस हैं वो ऐसे हैं कि उनके लिए आपको एक अमली प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और हर एक सियासी जमात ने किसी न किसी लिहाज से एक अमली प्रोग्राम दिया है कि एनर्जी क्राइसिस को हमने किस तरह ख़त्म करना है, इन्फ्लेशन को कैसे डील करना है, एग्रीकल्चर के क्या मसाइल हैं। तो ये नज़रियात बिल्कुल उनके पीछे होते हैं, लेकिन ये है कि जो उनकी अपनी शिनाख्त है वो उस तरीके से है। मंशूर का मकसद ये है कि जो मसाइल हैं हमारे वो कैसे हल करें। एनर्जी के मसाइल के लिए कोई 3-4 मुख्तलिफ किस्म के कोई नजरियाती प्रोग्राम तो नहीं हो सकते। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। और है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है, और वो अच्छी बात है। जिस हल्के की आप बात कर रहे थे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उन हल्कों की, वहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे जात पात जरूर मौजूद है, बिरादरियाँ जरूर मौजूद है, लेकिन पार्टियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस इलाके में मौजूद है, और जिससे के इलेक्शंस के नतायज वहाँ पे मुरतब। 70 का वो इलेक्शन याद आता है कि जब मानक बुसाल वगैरह वहाँ पर थे, तो एक आम सा आदमी मंजूर हुसैन दुजरा को पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया था, और उसको कहा गया था इलाके के लोगों ने कि खबरदार, तुमने कागजात तो जमा करा दिए हैं लेकिन इलाके में घुसना मत। और वो बेचारा गुजरात में प्रैक्टिस करता रहा था, लेकिन इलेक्शन जीत गया था। उसी बरादरीज़म में जब ये मीडिया भी नहीं था, जब ये इस तरह की बाकी चीजें भी नहीं थे, तो आप कोई ऐसी अनहोनी देख रहे हैं इस सारे इलेक्शन में कभी? नहीं, मैं नहीं देख रहा। मैंने ये सिर्फ पहली दफा मैं नहीं आया, मैं सिंध में भी गया हूँ, मैं जुनूब पंजाब में भी गया हूँ, और इस्लामाबाद के इलाकों में भी फिरता हूँ। इस्लामाबाद के इलाकों में कहीं पे तब्दीली मुमकिन है, रावलपिंडी जिसकी मैं बात की है। जिन इलाकों में मैं फिर रहा हूँ, जिन लोगों की आपने बात की है, वो उसी किस्म के लोग यहाँ पे गालिब हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और इस बुनियाद एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो सोशल नेटवर्क्स हैं, और जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं एलीट्स की, जो लैंडेड एलीट्स हैं या दूसरे जो कास्ट और बिरादरी के हेड हैं, उनके दरमियान में जो रिश्ते हैं वो मैटर करते हैं। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, वो ज़माना भी मैंने देखा है। 1970 के इलेक्शन में मैं पोलिंग एजेंट था किसी पार्टी का। वो आपने देखा है, वो जो जज्बा था, वो एक बेदारी थी, उसके पीछे कई एक तारीखी अवामिल थे, और सबसे बड़ा जो तारीखी अमल था या आंसर था वो ये था कि अयूब खान के खिलाफ 2-3 साल पाकिस्तान के अंदर एक तारीख चल चुकी थी जो जमहूरी तारीख थी। फिर इसके बाद इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में वो नतायज पैदा हुए जो पाकिस्तान की तारीख में फिर कोई मुरतब नहीं कर सका। एक बात मैं जरूर कहता चलूँ कि एक तब्दीली की सोच पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जरूर मौजूद है, लेकिन क्या उसको इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है? अगले
3 हफ्ते में जो इंतखाबात में रह गई हैं, जिस काल भुट्टो ने एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन दिया था, जिसके मुकाबले में आज तक कोई सियासी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी और ऐसा पैगाम नहीं हो सका। एक मुख्तसर सा वेलफेयर स्टेट का रोटी कपड़ा और मकान। ठीक ठीक। तब्दीली की बात जरूर हो रही है, लेकिन तब्दीली तो बहैसियत खुद एक ऐसा लफ्ज है जिसके मतलब कोई निकाले जा सकते हैं। दुरुस्त। तो जी एक फिक्रा ऐड करना चाहता हूँ। एक फिक्रा सर, ये जो उन्होंने बात की और आपने बात की कि एक आदमी जिसको हल्के में घुसने नहीं दिया गया तो वो क्यों जीत गया। असल में उस वक्त के सियासतदान हमें बता रहे थे कि एक और दुनिया मुमकिन है, जबकि आज जब आप कहते हैं कि ऊपर से उनकी हटा दो, ये एक दुनिया पे तय कर लिया है कि मुतवाजी दुनिया पैदा नहीं हो सकती और यही रहेगी, और यही वजह है कि सियासत के और लोगों से लोग सबको एक जगह पे डिस्कनेक्ट। मैं रसूल भाई साहब, मैं सईद कायद साहब से इसी वाले से बात करना चाहूंगा कि ये पूरा इलाका है, इसमें 2, 3, 4 फैक्टर्स बड़े अजीबोगरीब हैं। एक तो ये है कि खानदान सदियों से चले आ रहे हैं, परदादा जो था वो सालदार मेजर था, तो उसके बाद सूबेदार मेजर हो गया, बेटा कप्तान हो गया। नस्लों की नस्लें जो हैं, अंग्रेज से बर्मा के फौज से लेके अब तक वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसके अंदर। फिर दूसरा ये है कि इस मरी और इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान से एक शहर हमारे देखते देखते मर्ज हुआ, जहाँ कुछ नहीं होता था, जंगल बयाबाद था। पिंडी बजाते खुद भी ट्रेडिशनली वो एक कंटोनमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ था। बड़ा शहर जो है बाद में बना है, छोटे से गुरुद्वारों का वो शहर। इसके अंदर क्या आप समझते हैं कि कुछ और इन्फ्लुएंस, ये बाकी जो जीनियोलॉजी के अलावा ये बाकी जो सर्विस के इन्फ्लुएंस ये भी हो सकते हैं? देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत शुरू में बात की थी, आपने इस शहर के उस एक वाक़े का जिक्र किया जिसने यहाँ से तहरीक शुरू की और चिटागांग तक गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख आज तक वो नहीं रही जो पहले थी, हर चंद के ये। मगर अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो अब एक खानदानी, मैं सारे हल्कों में घूम के आया, मैं देख के आ रहा हूँ, ये सरदार गुलाम अब्बास हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं, सरदार खिजर याद के अजीज थे, ये आंख। हाँ, 1970 में रियाज अमीर साहब के वाले साहब ने ये तोड़ी थी, मगर उसके बाद हम देखते हैं जूनू सियासत नजरिए से, सोच से, तब्दीली से दूर होती चली गई और हम एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनते गए। हमारी जो वजारत खजाना है वो हमारे हाथ में ना रही तो फिर सियासत भी आपके हाथ में खजाना तो शुएब के जमाने से लेकिन भुट्टो ने डिफाई किया, 43.5% उन्होंने हेल्थ सेहत को दिया। मगर मैं यहाँ अगर आता हूँ, हमें जाना है एक ब्रेक पे, तो ये उस पर बाद में जो वजारत खजाना का अलमिया जाए बाद में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जाना है इस वक्त ब्रेक पे, थोड़े तवक्कुफ के बाद फिर हाजिर होते हैं। तारीक इंसाफ को इमरान खान को वोट देना है, इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। हम वोट देंगे मुस्लिम लीग काफ को और पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वोट मैंने मुस्लिम लीग नून को देनी है, क्योंकि मुल्क बचाने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत मुल्क के लिए जरूरी है। मैं पीटीआई को वोट दूंगा। वोटें तो इससे पहले भी देते रहे हैं, नून को भी, पीपल पार्टी को भी, लेकिन मिला हमें कुछ भी नहीं है। अभी सिपा साहबा को देंगे। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, तो इस दफा एक नया पाकिस्तान बनेगा और वो पीटीआई लेके आएगा। वोट पीपल पार्टी को देनी है। इस बार हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब आए ताकि कुछ तब्दीली पाकिस्तान में आनी चाहिए। मैंने इमरान खान को वोट देना है। वोट मेरा पीटीआई के लिए है। शेर का शिकार करने वाले लोगों को पता चल जाएगा शेर का शिकार किस तरह किया जाता है। इंशाल्लाह वोट मियां नवाज शरीफ का है। मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। सारे सियासतदान मेरे हिसाब से फारग हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं या एक दूसरे की मदद करने पर लगे हुए हैं। पीछे की जो हुक्मरानों ने गलतियां की हुई हैं, उन जैसे हुक्मरानों को वापस नहीं वोट करना चाहेंगे। जो हमें ज्यादा फैसिलिटीज देंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह तब्दीली के उम्मीदवार हैं हम लोग। तरीके इंसाफ को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून असा जनाब वोट देनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ साहब की। इस तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी को वोट इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह हम सारा पठान इमरान खान को वोट देगा। एक 57 से शेख आफ्ताब साहब और उनके बेटे फरहान सरवर जीतेंगे। अटक की आवाम इंशाल्लाह ताला मियां तैयार सादिक को भारी से कामयाब करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। N57 से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। हम वोट देंगे जी अपने मेजर ताहिर सादिक साहब को। इमरान खान इज अ टैलेंटेड मैन एंड ही कैन चेंज। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक और जेलम के उन हलकों में कि जिसमें इस वक्त इलेक्शन का हंगामा बरपा है।
सईद गाजी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं शकील अवान साहब। शकील अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील अवान साहब, आपका गला बैठा हुआ है, लगता यह है कि काफ़ी लंबी चौड़ी कैंपेन से आप निकल के आए हुए हैं। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप ये बताइएगा कि ये 2000, आप तो 2008 के बाद मेरे ख्याल इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद आए थे, तो इस वक्त उस इलेक्शन में एक कैफियत थी, क्या वैसी कैफियत अभी भी देख रहे हैं अपने इस हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2010 के ज़िमनी इंतखाबात में आया था। जी जी। और उस वक्त भी जो जोश था वो आवाम की उम्मीद थी और है दिल कायद मियां नवाज शरीफ से कि लोगों को, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को इस बात का बड़ा एहसास है जी जी कि 12 अक्टूबर 1999 को जो तरक्की का सफर एक। जी शकील साहब, मैं 1 मिनट, आमिर मतीन साहब आपसे कुछ सवाल शायद करना चाहेंगे। आमिर मतीन साहब, अभी तक आपने जो तबसरा सुना और बहुत मुख्तलिफ किस्म के हम जनरल ट्रेंड पर बात करते रहे हैं, और चूंकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, ये पूरे का पूरा इलाका ऐसा है कि जनरल ट्रेंड्स का इलाका है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा अगले दिन आने वाले जो हैं, अब तक तो ये बात है, लेकिन एक फ्लो जो देख लेता है एक साफी, और वो एक जो चेंज दिन ब दिन होती है, तो आप क्या समझते हैं कि अगले कुछ चंद दिनों के अंदर ट्रेंड्स बदलेंगे या ये ऐसे स्टैटिक चलता रहेगा 11 मई तक? मेरा ख्याल है इस दफ़ा क्योंकि कैंपेन बड़ी लेट स्टार्ट हुई है, सिक्योरिटी की वजह से प्रोसेस लंबा हो गया, तो आज से तो ये कैंपेन शुरू हुई है, तो अभी आज के आइंदा 20 दिनों में देखेंगे कि क्या है। और बुनियादी इशू मेरा ख्याल वही है कि एक तरफ जो है इस दफ़ा पार्टीज़ ने इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए हैं, और पंजाब में ख़ास तौर पे सबसे बड़ा इशू यही है, और उसमें PMLN को बहुत बड़ी एडवांटेज है कि सेंट्रल पंजाब में वो इलेक्टेबल्स उनके पास सबसे अच्छे हैं, तो उनकी हो गए। तो देखना ये है कि आया PTI उनकी इस इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को कितना रोक सकती है। पर पिंडी डिवीज़न में दोबारा कहूँगा, सेंट्रल पंजाब में थोड़ा सा मुख्तलिफ है PTI के हवाले से कि यहाँ उनके पास ख़ास तौर रूरल एरियाज़ में भी इलेक्टेबल्स काफ़ी बेहतर हैं, चकवाल में भी, अटक में भी, झेलम में भी, और इवन पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा यहाँ पे ये है कि इमरान खान क्योंकि खुद पिंडी शहर में लड़ रहे हैं, तो उससे एक सीट से 2-3 इर्द गिर्द की सीटों पे भी असर पड़ता है। पर मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा कि अभी क्या सूरत हाल है। जी आमिर मतीन साहब, बहुत आपने कमाल की बात की है। शकील अवान साहब, इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान चूंकि एक जगह लड़ रहे हैं, तो उससे जाहिर बात है जब बड़ा लीडर किसी जगह लड़ता है तो एक रेजिडुअल इफेक्ट, एक मैग्नेटिक फील्ड सी बन जाती है। तो क्या इमरान खान के वहां लड़ने से आपके हल्के पे कोई असर पड़ेगा, या आप वैसे ही 2010 की तरह? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो मेरे हल्के से उम्मीदवार खड़ा है, उसको इमरान खान साहब ने निशान दिया नहीं या उसने दिया नहीं। उनके पास तो वहाँ बैसाखियाँ लेके एक शख्स आया जिसका नाम शेख रशीद है, उसने तो मेरा जिंदगी की इतनी जमातें उसने पढ़ी नहीं है, वो 14 पास है, 16 जमातें बदल चुका है। वो तो लोगों के लिए एक मजाक है, उसका रोज का शुगल है एक। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान साहब जब मैदान में आएंगे तो मैदान भी सजा हुआ है, फिर मैदान भी हाजिर है और पहलवान भी हाजिर है। ये कहने की बातें हैं, ये रीजन, ये पिंडी रीजन रोजे अव्वल से लेकर आज तक ये कायद मियां नवाज शरीफ के प्यार करने वालों का खित्ता है। ये खित्ता है पोटवार, ये गैरतमंदों, जी 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 दुरुस्त, का खित्ता है। जी दुरुस्त दुरुस्त, किसी कोई गुंजाइश नहीं है। देंगे। अच्छा बहरहाल ये तो आप जलसे की तकरीर है, तकरीर हम आपकी इंशाल्लाह जिस जलसे में आप जोर से बोलेंगे। एजाज मेहर साहब, ये जरा बताइएगा आप कि ये जाहिर बात है कि उस पूरे इलाके के अंदर एक आमिर मतीन साहब का, मेरे से कहने की बात यह है कि आपका आइंदा, क्योंकि जाहिर बात है हमने अगले 18, 19, 20 दिन ये चलाना है, अगले 18, 19, 20 दिन के अंदर कोई तब्दीली, कोई इस तरह की चीज आएगी या स्टैटिक इसी तरह जमूद के शिकार रहेगा सब कुछ? 2-3 दिन के बाद इलेक्शन की कैंपेन थोड़ा सा गियर अप होगी, और उसमें बिल्कुल सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। और जो एक वेव बना के वो लाए थे, अगर उस वेव में कोई दमखम होगा तो वो नज़र आ जाएगा। हो सकता है 12 मई से पहले एक टेम्पो बन जाए। लेकिन ये अपनी जगह पे हकीकत है कि जो शकील साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो कुछ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में कि इमरान खान ने वो उनका दर्द सर तो बहुत बने हुए हैं, और जितना मुस्लिम लीग नून को इमरान खान की वजह से झटका लगा है, इतना दीगर जमातों को मेरे ख्याल में कम लगा है। तो ये टेम्पो बन जाएगा अभी चंद दिनों के बाद, फिर आप देखेंगे कि किस तरह ये सूरत हाल जो है चल पड़ती है।
लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है डेफिनेटली कि वो 12 मई का होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमेशा पिंडी जो है एक गैरिजन सिटी है, ज़्यादातर फौजी भी हैं उधर, और तो उनका भी एक एलिमेंट है कि वो माजी में ज़्यादातर वो वोट जो है मुस्लिम लीग नून को पड़ता रहा है। तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद वो इमरान खान की तरफ जाए। तो अगर वो इस तरह होती है सूरत हाल तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज मेहर साहब, आमिर मतीन साहब। उन्होंने कहा है कि शायद इमरान खान की तरफ, लेकिन ये उनकी वैसे बात है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकते। हमारे साथ तो लाइन पे हैं सदाकत अब्बासी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जी और ये सब बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा इस वक्त लोगों में गम और गुस्सा है जो पिछले 5 साल इनकी नाकामी रही है। तो आप बहुत बड़े मतलब तजिया निगार हैं, लेकिन मैं एक छोटा सियासी कारकुन होने के नाते आप लोगों को मैं ये बड़ा वसूख से कहता हूँ, इतनी बड़ी तब्दीली है कि शायद लोगों को अंदाजा नहीं। आप सवाल कोई इनसे इस हवाले से नहीं ठीक है, ये उनकी राय है और नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बात जाना चाहेंगे, क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये साइंस है। जी साइंस तो है, ऐसा नहीं है लामा साहब ने पता नहीं किसी और उसमें शायद कह दिया हो, ये बड़ी कैलकुलेटेड स्पेकुलेशंस होती है। क्या ट्रेंड बनता है अमनो अमान का, नंबर 1, और क्या ट्रेंड बनता है पार्टी पोजीशंस का? मेरे ख्याल में पूरे साल में इससे ज्यादा अनसर्टन, इससे ज्यादा टफ, इससे ज्यादा मुश्किल, खतरनाक वक्त था ही नहीं। 11 मई की तारीख जो है ये 3 ग्रहणों के ज़ेर असर है। एक ग्रहण लगता है 26 अप्रैल को, चांद ग्रहण लगता है। ये चांद ग्रहण लग रहा है कोयटा में, जिसे हम बलूचिस्तान के हालात को इमीडिएटली इफेक्ट होता देखते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रहण लगता है 10 मई को, एक दिन पहले, और ये ग्रहण लग रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण किस में लग रहा है? इस्लामाबाद ये ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण लग रहा है टॉरस में। टॉरस इस्लामाबाद हमारी टॉरस सिटी है। जी जी बिल्कुल ठीक। सो चांद ग्रहण का इमीडिएट इफेक्ट उस पर आएगा और ये इफेक्ट चलते हैं 1 महीना। उसके बाद फिर चांद ग्रहण लग जाता है 25 मई को। सो इन ग्रहणों के बीच में जो इलेक्शन हमने रखे हैं उसकी मुझे नहीं समझ आती कि मतलब ये कैसे होंगे। जी जी जी। और इसके बाद एक और चीज़ जो ये तो था ना हिसाब सितारों का, मैंने आपको सितारों की सिर्फ एक एंगल दिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी हैं। एक हमारा कार्ड होता है टैरो कार्ड, 30 अप्रैल से लेके तो ये चलेगा 14 मई तक इस कार्ड का दौर है। ये जो कार्ड है ये बताता है खल्फिशार है, टकराव है। बेसिकली ये कार्ड टकराव तो होगा, लेकिन खल्फिशार की बात आप लगा कर रहे हैं। खल्फिशार तो इलेक्शन टकराव ही होता है। जी, खल्फिशार, खूनरेजी, टकराव, और उसके अलावा अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में आपको कहूँ तो नक्शे कोहन मिटने का वक्त है। वाह, जाना है ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर आपसे कुछ जी। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी नक्शे कोहन की, और आलिया से पूछते हैं ये कौन सा नक्शे कोहन है जो मिट जाएगा? एक्चुअली 2013 जो है ये हमारे मुल्क के लिए तब्दीली का साल है ओवरऑल। वो तो कोई सितंबर में जाके लगती है, अगस्त। अच्छा, अगस्त 1 महीना पहले आया। हाँ जी, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन का जो टाइम है, जैसे मैंने आपको ये 2 बातें बताई हैं, उसके बाद आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में इलेक्शन कैसा होगा। इसीलिए आप समझ लें जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, देखने वाले हैं, जिस भी मीडियम से देखते हैं, बहुत डाइवर्जेंट मुख्तलिफ किस्म के आउटकम्स कह रहे हैं। तकरीबन 99% लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस इलेक्शन को ही सिरे से लोग कह रहे हैं कि 2014 में इलेक्शन होंगे। एक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। मेरा अपना ज़ाती जो एनालिसिस है उसमें मेरा टिल्ट है 60-40। मुझे लगता है शायद हो जाए। जी हाँ, मुझे लग रहा है सिनेरियो देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन रो पीट के औखे सौखे जैसे तैसे। लेकिन मैं भी 26 अप्रैल के बाद कुछ कंफर्म कह सकूंगी, उससे पहले मैं भी कुछ नहीं कह सकती। सो 26 अप्रैल के बाद, उससे पहले किसी भी नजूमी का इम्तहान है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं कंफर्म उसके बाद होंगी, लेकिन अभी मुझे वो 60-40 का टिल्ट मेरा जो है वो इस तरफ है कि शायद हो जाए। जी जी। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं ज़मुरद खान साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी ज़मुरद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। ज़मुरद खान साहब, कैसी जा रही है कैंपेन? आप लोगों को तो वो लोग जैसे कहते हैं इस वक्त, वो कहते हैं बाकी 2 का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी तो जैसे कहते हैं खामोश शिकारी है।
नहीं जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे मेरे हल्के के अंदर जा रहा है जी कंपटीशन। माशाल्लाह जो मेरा रोल रहा पाकिस्तान बैतुल माल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ मेरे हल्के के अंदर बड़ी आइडियल पोजीशन है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी यकीन है कि ये मैं विन करूंगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जो सूरत हाल है कि इस वक्त तकरीबन तमाम जमातें हमारे मुकाबले में है और रावलपिंडी डिवीजन का जो एक मैं समझता हूँ एक नेचर जो हमारा बनता है इलेक्शन कि जितनी ज्यादा जमातें हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह हुई जी, दुरुस्त बात। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सारे हमारे वर्कर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सारे बड़े एक्टिव हैं और गुड लक किया है कि तकरीबन इस वक्त 7 जमातें जो है इस वक्त मेरे मुकाबले के अंदर हैं। और 2002 के अंदर भी यही सिचुएशन थी जब राजा जफरुल्लाह अजाजुल्लाह और जमात इस्लामी मेरे मुकाबले में थे। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं अपने मेरिट पे भी लोगों से वो वोट मांग रहा हूं। बैतुल माल के अंदर जो मैंने किया वो लोगों के सामने है। जी शुक्रिया बहुत बहुत ज़ुमरत खान साहब। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, अब तो आप खुल के बोल सकते हैं। क्योंकि जो इल्म नजूम से कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन ये तो नजूम ना भी हो तो कोई बता सकता है कि खौफ है। लेकिन ये एक बात ठीक आप ये कह रहे हैं कि ये एक खौफ, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि अनटिल अनलेस समथिंग ग्रैंड कोई बनाई जाए, इलेक्शन होगा, लेकिन ये इलेक्शन ज़्यादा अपॉलिटिकल है। लेकिन और जैसे जरदारी साहब का बयान भी, यानी हमने गुफ्तगू भी सुनी उनकी, एक वो फरमा रहे जिस तरह और ठीक कह रहे थे कि अफगानिस्तान में भी तो इलेक्शन हुआ भाई, करजाई साहब का इलेक्शन हुआ तो वहाँ तो इन द मिडल ऑफ वॉर हुआ, तो यहाँ भी हुआ। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये कि जो इलेक्शन होगा वो क्या बदलाव लाएगा, आम आदमी ये पूछना चाहते हैं। और फिर 5 साल जो आपने मुकम्मल किए, अभी ज़ुमरत खान साहब यहाँ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे एक मैसेज आया एक दिन सुबह जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक पंक्चर लगाने वाले को टिकट दिया था और वो जीत गया था। उनका नाम शेख रशीद साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आपकी कैंपेन के बारे में खैर अब क्या कहना, आपकी कैंपेन तो 2-3 साल से पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही है, तो ये मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, लाल हवेली से पार्लियामेंट तक का सफर कैसा रहेगा? सही रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ने लोगों के दिल फेर दिए हैं जी जी, और फजा टोटली बदली हुई है और एक इंशाल्लाह तारीखी कामयाबी अल्लाह देगा। ये मुझे बताइए कि ये जो फिजा है ये मतलब आगे इस तरह बदलेगी और या ये आज ही फाइनल तजिया, क्योंकि अक्सर तजियाकार कहते हैं कि कोई मई के पहले हफ्ते में, पहले 2-3 दिन में कहीं पता चलेगा असल सूरत हाल क्या है। नेचुरली लोग देखते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अच्छा। और हमारी कौम भी, बाज लोग आखिरी वक्त तक पोलिंग स्टेशन तक जाते हुए सोचते हैं हारने वाले के साथ लोग नहीं जाना पसंद करते जी। और लेकिन मेरे ख्याल में फजा न सिर्फ बदल चुकी है बल्कि बदल रही है, और अगर ये ज्यादा बदली तो ये सारा इलेक्शन के नताइज अपसेट कर देगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तो उनकी एक है कि वो कहते हैं कि लेकिन एक उन्होंने बात कही शेख साहब ने, अच्छी बात की कि लोग जो हैं वो देखते हैं कि कौन हारने वाले के साथ कोई नहीं जाना चाहता। आलिया से पूछ लेते हैं कि शेख रशीद के सितारे कुछ हैं? मेरे अंदाजे और कैलकुलेशन के मुताबिक एम्प्रेस कार्ड इनका है जो बताता है कि बाकी लोगों के मुकाबले में ही स्ट्रॉन्ग। मेरी राय, मैं घूम के आया और मैं देख रहा हूँ ये जो है परवेज इलाही साहब भी खड़े हैं मुमताज नमन साहब के मुकाबले में। ये बात और ये परवेज इलाही साहब वहाँ से जीत नहीं पाए थे, हार गए थे, मगर जिनसे ये हारे थे अब उनके साथ ये वो इस वक्त इनके मुकाबले में नहीं है और लोग हैं, तो ये इसमें बड़े बड़े स्टाल वाट भी हैं। परवेज चकवाल में क्या इंटरेस्ट है, देखा ना अटक में तो समझ आता है, रिश्तेदारी है ये वो सारा कुछ, गुजरात से निकल के चकवाल के इलाके के अंदर बहुत कम मार्जिन से ये हारे थे। और उसके बाद ये जो मुझे जो नफ्सियात इसके पीछे लगती है 2-3 जगह पे खड़े होने की आम तौर पे, वो ये है कि भाई अगर इधर से इधर डूबे तो उधर निकले वाला मामला भी हो सकता है। ये जो 2 अहबाब हैं, वो जो चौधरी अल्ताफ हुसैन, वो जो गवर्नर साहब थे, उनके भाई जो उनके भतीजे वगैरह फर्रख, और इनकी क्या वहाँ जेलम के अंदर? अच्छा आप देखें ना, अगर पहले हम देखें जब परवेज मुशर्रफ साहब के ज़ेरे साया इलेक्शन हुआ था तो वो लोग जो हैं वो जीत के आगे थे, और उसके बाद जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं पिंडी की तरफ और वो या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मंजर बदलता है तो फिर बहुत से वो लोग, इवन चौधरी शुजात हुसैन, ये भी सब लोग हार गए थे। मगर मेरी एक राय है, मैं इस इलेक्शन में
जो अगर तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एस्टेब्लिशमेंट कोई 2-4 बंदों के हवाले से, तो मैं नहीं कह सकता। अमूमी तौर पर वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप क्रिकेट वाले दिन वही जीतता है जो उस दिन अच्छा खेलता है, तो अच्छा क्योंकि आपके पास प्रोग्राम तो आपके पास है नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो है सियासत से आउट है चकवाल की इस वक्त इंतखाबी सियासत, वो है एजाज अमीर। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई, उन्हें टिकट नहीं मिला और जाहिर उन्हें मगर मैं एक और भी अर्ज कर दूं, अब एजाज अमीर साहब का अगर आप तारीख देखें तो मैं तब से उन्हें देख रहा हूं जब से वो व्यू पॉइंट में लिख रहे थे, तो मुझे बड़ा अचंभा और हैरत हुई जब मुस्लिम लीग नून में ये चले गए। तो जो बुनियादी इनकी एक नजरियाती और नजरी और तरह का है, वो चलता रहा और फिर यही वजह है कि ये जेल नहीं हुए। एजाज अमीर साहब कहते हैं कैरियर बड़ा, फौज है, फौज के बाद सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस फिर लेफ्ट के वो है, लेफ्ट के बाद ये है, तो यहाँ पे आप उससे कहते हैं कहाँ दे रॉ में है रख्शे अम्र कहाँ देखिए तुम्हें। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में भी ये कहा कि जी मेरे कुछ रिजर्वेशन थी और हमें उस वक्त बड़ी हैरत भी हुई थी जब उन्होंने ज्वाइन किया था, मगर अब वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी उनकी एक वाइज मूव मैं समझता हूँ कि जो उनके राइवल हैं सरदार गुलाम अब्बास, वो चाहते हैं कि उन्हें वो बाहर रखें और चाहे पीटीआई जीते। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आज हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में गुफ्तगू की। इलेक्शन हैं और इलेक्शन में हालत गालिब के उस शेर की तरह होती है कि रौ में है रख्श उम्र, कहाँ देखिए थमें, नए हाथ बाग पर है, नब्बा है रिकाब में। कैफियत सरपट भागते हुए घोड़े की तरह होती है हर उम्मीदवार की। उसकी धूल के अंदर वोटर अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं। कल ये मुस्तकबिल लोगों के सरों पे ताज पहनाएगा या जिल्लत की टोपी, ये फैसला वक्त करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के